नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ये बैठक उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े आस्तियों एवं दायित्वों से लंबित मामलों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के अधिकारियों से अब तक की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी की ये उच्च स्तरीय बैठक जहां यूपी से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा की गई, साथ ही आपको बताते चले आस्तियों और दायित्वों के मामले पर भी फोकस किया गया। तो वहीं सीएम ने कई योजनाओं को लेकर कई ठोस निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी की ये बैठक जहां कई अधिकारियों को कुछ लंबित कार्यों को लेकर कड़े निर्देश भी दिए गए, साथ ही उच्च स्तरीय ये समीक्षा बैठक की गई जहां कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं आपको बताते चले आस्तियों दायित्वों के मामले पर फोकस इस बैठक में रहा। साथ ही सीएम धामी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक थी जहां कई अधिकारी सम्मिलित हुए। साथ ही इस बैठक में आपको बता दें कि यूपी से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा भी की गई। साथ ही सीएम ने ठोस कार्य योजनाओं के लिए कई कड़े निर्देश भी अधिकारियों को दिए, साथ ही लंबित हो रहे कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश इस बैठक में सीएम धामी के तहत दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, साथ ही बैठक में कई योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। साथ ही यूपी से जुड़े कई मुद्दों पर भी आपको बता दें कि कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई अधिकारियों के साथ। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के निर्वाचित आपको प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का आज शासकीय आवास पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें उनके द्वितीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई। स्वागत समारोह में बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मुलाकात को संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट का भव्य स्वागत किया गया। वहीं द्वितीय कार्यकाल पर उन्हें अब शुभकामनाएं भी सभी की तरफ से आ रही हैं। को बताते चले महेंद्र भट्ट का चुनाव, साथ ही उसके बाद उनकी जीत के बाद उन्हें सभी विधायकों ने, सीएम धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। महेंद्र भट्ट का भव्य स्वागत भी किया गया। को बताते चले महेंद्र भट्ट का भव्य स्वागत कार्यक्रम के तहत किया गया जहां उनकी जीत के बाद सभी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उनके द्वितीय काल पर को लेकर सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद को प्रदेश की बागडोर अब सौंपी गई महेंद्र भट्ट का, से लेकर भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित कर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सभी ने मिलकर उन्हें शुभकामनाएं भी उनके कार्यकाल के लिए दी। साथ ही आपको बताते चले महेंद्र भट्ट का कार्यक्रम के दौरान एक भव्य स्वागत हुआ। उनके द्वितीय कार्यकाल को लेकर सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। फिर महेंद्र भट्ट चुने गए, जिसको लेकर उनका भव्य स्वागत हुआ। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा, जिसे लेकर सभी मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद को सभी ने दी शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट का ये भव्य स्वागत कार्यक्रम, जिसके तहत सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। को बताते चले ये महेंद्र भट्ट का द्वितीय कार्यकाल है, जिसे लेकर सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया। अब यात्रा मार्ग पर बिना फूड लाइसेंस के कोई भी दुकान, होटल, ढाबा या ठेला नहीं चल पाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि श्रद्धा के साथ समझौता नहीं होगा। भोजन में मिलावट पर जीरो टॉलरेंस होगी। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य भर में नया मॉडल अब भोजन गुणवत्ता को लेकर एक नया उदाहरण बनेगा। तो वहीं आपको बताते चले बिना लाइसेंस अब दुकानें नहीं होगी, जिसे लेकर अब सीएम धामी सरकार
अब सख्त हो चुकी है। जीरो टॉलरेंस की नीति, अगर किसी खान पान की वस्तु में मिलावट पाई गई तो उस पर सख्त कड़े एक्शन भी सरकार के तहत लिए जाएंगे। श्रद्धा के साथ साथ अब स्वास्थ्य। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ढाबों पर या भोजनालयों पर अपनी पहचान स्पष्ट करना, अपना लाइसेंस स्पष्ट करना, ऐसा परिचय दे करके काम करने का जो निर्णय लिया है तो वास्तव में बहुत स्वागत योग्य कदम है। इससे जो हिंदुस्तान में जिहाद चल रहा है और विशेष रूप से सनातन धर्म में जिहाद चल रहा है, उस जिहाद पर लगाम लगेगी, जिहादियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि कावड़ यात्रा बड़ी पवित्र यात्रा है और इस यात्रा में लोग अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं, तपस्या करते हैं, शुद्धता के साथ आचरण करते हैं। उसमें कोई भी जिहादी आकर के थूक दे या मूत्र दे खाने पीने में तो उनका भ्रष्ट होता है ईमान। और इसके रोकने के लिए जो पुष्कर सिंह धामी ने कदम उठाया है, हम सभी संत समाज, भारत साधु समाज, हिंदू रक्षा सेना उनका हृदय से स्वागत करती है। भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, इसी प्रकार के निर्णय करते रहें, क्योंकि कावड़ यात्रा में शुद्धता के साथ कावड़ी चलता है, इसीलिए भोजन भी शुद्ध हो, पवित्र हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य कदम। कावड़ यात्रा को देखते हुए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने फैसला किया है, संत समाज, अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते भी मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि समय से पूर्व इस तरह के फैसले समाज में एक सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करेंगे। उसका कारण है कि अगर कोई नाम छुपा के, अपनी आईडी छुपा के इस तरह का कार्य करता है, ढाबे के ऊपर नाम हिंदू लिखा है, उसका मालिक मुसलमान है, कर्मचारी मुसलमान है, तो कोई भी हलाला जैसी घटना वहाँ घट सकती है, हलाल जैसी। ऐसे में ये लाइसेंस लेना, अपनी आईडी उजागर करना, इसमें दोनों समाज को सुविधा और एक सांप्रदायिक सौहार्द बने रहने की संपूर्ण वो रहती है, जिम्मेदारी रहती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देवभूमि उत्तराखंड सरकार श्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया। सनातन धर्म के हक में लिया, हिंदू धर्म के हित में लिया, संत महात्माओं के हित में लिया और जो हमारे श्रद्धालु, जो हमारे शिव भक्त कावड़ जो ले जाते हैं उनके हित में लिया और धर्म के हित में लिया। बहुत अच्छा निर्णय लिया। हम सभी संत महात्मा और सभी सनातन धर्मी जो है उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो वही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे चिकित्सकों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक चिकित्सकों ने सेवा, समर्पण और संकल्प का परिचय दिया है। उनके इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए ये आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सुदृढ़ हो रही और सरकार जनहित के स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। तो वही खबर सामने आ रही जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 12 जिलों में आज 15,468 नामांकन फॉर्म बिके। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 4,462 फॉर्म बिके। वहीं प्रधान पद के लिए 6,636 नामांकन फॉर्म की बिक्री हुई। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 3,569 फॉर्म बिके। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 801 फॉर्म की बिक्री। अब तक कुल 22,321 फॉर्म बिक चुके हैं। चुनाव आयोग की निगरानी में नामांकन प्रक्रिया। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार अधिकतर आपको बताते चले कि फॉर्म बिक रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग की निगरानी में नामांकन प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। 12 जिलों में आज 15,478 नामांकन फॉर्म भरे गए। वहीं आपको बताते चले क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 3,509 फॉर्म बिके।
तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां आज से पंचायत चुनाव नामांकन 12 जिलों में होंगे। पंचायत चुनाव 2 से 5 जुलाई तक नामांकन, 7 से 9 जुलाई तक नामांकन की जांच। 7,499 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव। महिलाओं हेतु 3,700 प्रधान पद आरक्षित। महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण। पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। वहीं 31 जुलाई को होगी मतगणना की प्रक्रिया। तो वहीं आपको बता दें कि 31 जुलाई को होगी मतगणना की प्रक्रिया। साथ ही पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे, जहां महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दिया गया है। साथ ही आपको बता दें 12 जिलों में होंगे ये पंचायत चुनाव। देहरादून से खबर, जहां पंचायत चुनाव का नामांकन है, जहां 12 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव। 2 से 5 जुलाई तक नामांकन, 7 से 9 जुलाई तक नामांकन की जांच। तो वहीं 7,499 ग्राम पंचायतों में होगा ये चुनाव। आपको बताते चले महिलाओं हेतु प्रधान पद भी आरक्षित है। साथ ही महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। 31 जुलाई को होगा मतगणना की प्रक्रिया। तो वहीं आपको बता दें चुनाव में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। जहां 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं, जहां 31 आपको जुलाई को होगी ये मतगणना प्रक्रिया। वहीं आपको बता दें पंचायत चुनाव को 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, जहां 7,499 ग्राम पंचायतों में ये चुनाव। 31 जुलाई को होगी मतगणना की ये प्रक्रिया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गया। आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस बार चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को तरजीह दी गई है। 50% जो आरक्षण है वो दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं तो जो पंचायत चुनाव है वो 12 जनपदों में प्रदेश में जा रहे हैं। और आज से जो है नामांकन प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई है। और 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके अलावा जो अभी तक की जानकारी आपको बता दें कि जो पंचायत चुनाव है उसमें 3572 महिलाओं ने जो है प्रधान के लिए नामांकन पत्र खरीदे हैं। और इसके अलावा प्रदेश भर में जो पंचायत चुनाव है वो 2 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण में 24 जुलाई को मतदान होगा और दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होना है। और 31 जुलाई को जो पंचायत चुनाव है उनकी मतगणना होगी। उसके बाद जो सरकार है कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायतों की छोटी सरकार जो है गठित होंगी 12 जनपदों में होने जा रही है। 31 जुलाई को रखा गया है नामांकन की प्रक्रिया का, आपको बताते चले, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज से जो नामांकन है वो शुरू हो जाएंगे और 5 जुलाई तक नामांकन चलेंगे। इसके बाद 7 से 9 जुलाई तक जो नामांकन पत्र है उनकी जांच की जाएगी। और इसके बाद जो 2 चरणों में चुनाव जो वोटिंग होगी उसमें पहले चरण में 24 जुलाई को मतदान होना है। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार से बेहद संवेदनशील मामला सामने आने के बाद अब राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ती दिख रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रातौला ने पीड़ित बच्चे से मुलाकात की और उसका हाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि बच्ची मानसिक रूप से बेहद अस्थिर और डरी हुई है। मुलाकात के बाद महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार के एसएसपी आपको बताते चले प्रेमेंद्र सिंह डोभाल से मुलाकात की और मामले का निष्पक्ष व तेज जांच की मांग भी की है। वहीं एसएसपी की ओर से उन्हें जानकारी दी गई कि केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बच्ची को न्याय दिलाना और उसके मानसिक व भावनात्मक रिलीफ के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। एक महिला होने के नाते एक बच्ची के साथ जिस तरीके की घटना घटी उसके कुछ कंसर्न थे। तो फिर मैंने
एसएसपी हरिद्वार को उनको फ़ोन करा। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और उस बच्ची का एक कोई डर था, कोई कंसर्न्स थे, उसके बारे में मेरी बात हुई। बस यही हम लोगों ने उनसे बोला, और वो खुद भी इस चीज़ को असर कर रहे हैं कि जो विवेचना है वो सही डायरेक्शन में हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। जो बच्ची के मन में थोड़ा सा डर है वो नहीं होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग में एक बार तो वहीं हरिद्वार में बीजेपी नेता के तहत अपनी नाबालिग बेटी से रेप कराने का बहुचर्चित मामले में अब जांच का दायरा और गहराता जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने इस गंभीर प्रकरण की बारीकी से जांच के लिए एक 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अगुवाई एसपी सिटी करेंगे। साथ ही सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि इस मामले में और भी कई स्थानीय नेताओं की भूमिका जांच के घेरे में है, और बहुत संभव है कि एसआईटी की जांच चार्जशीट में इनके नाम भी शामिल किए जाए। एसएसपी का साफ कहना है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कर रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्यवाही तय है। साथ ही वहीं एसआईटी बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में भी है। सरकार का कोई भी कहीं पर भी कोई ऐसा दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम दिन से ही ये था कि आप इसकी बिल्कुल गहनता से जांच करें। जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जो भी इसमें जो पीड़िता द्वारा जिन भी लोगों को बताया गया था उनकी तत्काल अरेस्टिंग की गई। तीनों की अरेस्टिंग करके तीनों ही अभी हिरासत में हैं, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। और इसमें जो साक्ष्य संकलन की जो कार्रवाई है, क्योंकि मामला बड़ा था और इसमें और ज़्यादा हमारे संसाधनों के लगने का अनुमान था, इसलिए डीजीपी साहब के ही निर्देश पर पीएचक्यू के स्तर से एक एसआईटी का गठन किया गया है, और इसमें जो भी साक्ष्य संकलन किया जाएगा बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर इसको लेके करा जाएगा। तो वहीं एक दर्दनाक पारिवारिक विवाद में बुजुर्ग सरदार परमजीत सिंह और उनकी पत्नी अमरजीत कौर को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। बेटे के तहत गिफ्ट डीड के जरिए बंगला अपने नाम कराने के बाद जब उसने माता पिता को ही घर से बेदखल कराना शुरू कर दिया, तो वृद्ध दंपति ने थाने, तहसील और न्यायालय की चौखटें खटखटाई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने जिला अधिकारी सवीन बंसल की न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और पहली ही सुनवाई में डीएम ने गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया। पूरा मामला देहरादून का है, जहां 3080 वर्ग फीट की संपत्ति को बेटे ने गिफ्ट डीड के नाम पर अपने नाम कराया था, लेकिन फिर माता पिता को बाहर निकाल दिया और पोते पोतियों से मिलने तक पर रोक लगा दी, जिसके चलते आपको बताते चले कि डीएम बंसल ने भ्रमण पोषण अधिनियम की विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए गिफ्ट डीड के नियमों का उल्लंघन और नाफरमानी और माता पिता के तिरस्कार के आधार पर निरस्त कर दिया। बेटे को पर्याप्त अवसर और विधिक स्पष्टीकरण देने के बाद आदेश जारी किया गया, जिसे सुनकर वृद्ध दंपति की आंखों से राहत के आंसू छलक पड़े। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आई, जहां विकास नगर क्षेत्र में एक बंद मकान में हुई चोरी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं झाड़वाला चौक के पास देर रात संदिग्ध रूप से घूम रहे 3 युवकों से पूछताछ में उन्होंने चोरी की गई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से हरबटपुर और धर्मावाला की 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं को भी स्वीकार किया है। साथ ही पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की गई ज्वेलरी, नकदी और अन्य सामान बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही की लगातार सराहना हो रही है।
तो वही खबर सामने आ रही है टिहरी से, जहां टिहरी में कावड़ियों से भरा ट्रक पलटा। हादसे में एक की मौत, 14 घायल। ऋषिकेश से चंबा जा रहा था ट्रक। एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा। तो वहीं आपको बताते चले, ऋषिकेश से चंबा जा रहा ट्रक पलटा, जिससे नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। साथ ही बचाव और राहत कार्य लगातार एसडीआरएफ और पुलिस के तहत किया जा रहा है। साथ ही हादसे में बताया जा रहा है कि एक की मौत हुई है और 14 घायल हैं। ऋषिकेश के चंबा ये ट्रक जो है वो जा रहा था जहां यह हादसा हुआ। साथ ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही बचाव और राहत कार्य शुरू किया जा रहा है। जहां आपको बताते चले, एक की मौत और 14 घायल है, जहां घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ऋषिकेश से चंबा जा रहा था ट्रक, जो हादसे का शिकार हुआ। टिहरी में कावड़ियों से भरा ये ट्रक जो है पलट गया, जिसके चलते हादसे में एक की मौत और 14 घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के गंगाजल खंडित होने को लेकर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पतंजलि योगपीठ के पास सड़क किनारे रखी कांवड़ से एक टेम्पो की हल्की टक्कर हो गई, जिससे नाराज कांवड़ियों ने टेम्पो चालक को पीट कर घायल कर दिया। चालक की पहचान धर्मेंद्र निवासी जयपोता के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखते ही सभी कांवड़िये मौके से फरार हो गए। घायल चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं यात्रा शुरू होने से पहले इस तरह की घटना अपने प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां बना दी है। वहीं पुलिस अब हमलावरों की पहचान में जुट गई है। तो वहीं हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर है। मां मनसा देवी और मां चंडी देवी मंदिरों के रोपवे सेवा कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। वहीं अर्धवार्षिक मरम्मत कार्य के चलते मनसा देवी का रोपवे 2 से 5 जुलाई तक और चंडी देवी का रोपवे 7 से 10 जुलाई तक बंद रहेगा। रोपवे संचालन करने वाली कंपनी ऊषा बेक्रो लिमिटेड के महाप्रबंधक मनोज डोभाल ने जानकारी दी कि इस दौरान ट्रॉलियों की जांच, केबल की रिप्लेसमेंट और अन्य मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर 6 महीने में यह मरम्मत नियमित रूप से की जाती है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऊषा बेक्रो लिमिटेड पिछले 44 सालों से मनसा देवी रोपवे और पिछले 28 सालों से चंडी देवी रोपवे को अनवरत चलाती आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, हर वर्ष की तरह इस बार भी मनसा देवी रोपवे अर्धवार्षिक रखरखाव के लिए 2 जुलाई से और 5 जुलाई तक बंद रहेगा। उसके बाद चंडी देवी रोपवे 7 जुलाई से और 10 जुलाई तक बंद रहेगा। इस दौरान कंप्लीट टेक्निकल मेंटेनेंस दोनों रोपवे की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।